नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ थर्ड वीडियो। और इसके पहले हम लोग का ऑलरेडी इस चैप्टर 2 12th अकाउंटेंसी का चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसका 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इसके पहले। उन 2 वीडियोज़ में हम लोग ने बहुत सारे, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे बेसिक बातें कर ली हैं। बेसिक बातें, थ्योरेटिकल बातें, या जो इस चैप्टर का बेस तैयार करता है, उन सारी बातों को वहाँ पे किया जा चुका है। अब आज से हमारा ये थर्ड लेक्चर जो है, मानकर चलो टोटली अब न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है। और आने वाले 10 वीडियो तक, ये थर्ड है ना, तो नेक्स्ट 10 वीडियोस मतलब 13 वीडियोस जितना पहुंच जाएगा सब न्यूमेरिकल पे रहेगा। और हम लोग हर दिन, जैसे हम लोग ने चैप्टर 1 में बात किया था कि पर डे हम लोग जब आ रहे थे तो नया क्वेश्चन, नया वैरायटी और नया कुछ सीख रहे थे, यहाँ भी वैसे ही होने वाला है। तो कल के 2 वीडियोस में हम लोग ने जितना डिस्कस किया है, आज उसका कंटिन्यूएशन है। तो दोबारा वो बात हम कह रहे हैं कि जो बच्चे इस थर्ड वीडियो देखने आ रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वो एक बार पहले वीडियो 1 देखें, फिर 2 देखें, उसके बाद 3 पे आएँ। क्योंकि अब इस चैप्टर में हम लोग उस मुकाम में पहुंच चुके हैं जहां पे कोई बच्चा अगर डायरेक्टली इस थर्ड वीडियो पे आएगा तो समझ तो जाएगा, बट नॉट 100%। तो इट्स बेटर पीछे का देख करके यहाँ तक आना है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लेते हैं और क्या चल रहा था। यहाँ पे हम लोग ने कल की क्लास में डिस्कस किया था अबाउट गुडविल। मैंने बहुत सी बातें लिखा हुआ है, इस पर बात भी करेंगे, रुक के हम, बट थोड़ा सा इस टॉपिक का इंट्रो। हम लोगों ने कल बात किया था अबाउट गुडविल, जहाँ मैंने सिर्फ इतना बताया था कि गुडविल इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ गुड नेम और द रेपुटेशन और द इमेज बिल्डअप जो कि एक फर्म करता है अपना खुद का, अपने फर्म का, मतलब ओनर एक्चुअली करता है, ओनर अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपने फर्म का, ताकि उसी के वजह से वो ज़्यादा अर्न कर पाता है मार्केट में, प्लस ज़्यादा बेच पाता है, या फिर लोग उसको बहुत इसी बहाने जान पाते हैं। एंड गुडविल ही वो टर्म है जो कि बेसिकली कस्टमर को फोर्स करता है तुम्हारे प्रोडक्ट को बार बार परचेज करने के लिए। भाई एक ही प्रोडक्ट बहुत लोग बेच रहे हैं, बस अपने ब्रांड को बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, स्टिल किसी एक का ज़्यादा बिकता है। भाई मैगी, नूडल्स बहुत डिफरेंस नहीं है, एट द एंड वो सब, ये बात बोलना चाहिए, चलो तो चेंज कर बोलते हैं, बट अनहाइजेनिक होता है। स्टिल लोग कंज्यूम मैगी को यदि क्यों करते हैं? बिकॉज उसको प्रमोट इस तरीके से किया गया है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां पे क्या है, उसका जो टेस्ट है उसको बेहतर दिखाया जाता है, उसके गुडविल को बनाया गया है मार्केट में, जो बुरी बात नहीं है। बाकी सब उतना बना नहीं पाते हैं, तो एट द एंड काम सब एक जैसे ही कर रहे हैं, तुमको टेस्ट फील अच्छा करा रहा है, भले ही वो अनहाइजेनिक हो या फिर हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा ना हो, स्टिल वो ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कर पा रहा है मार्केट में। तो यहाँ वही बताना चाह रहे हैं, गुडविल बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह समझ लो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। हम लोग ने कल इसका 2 अप्रोच पढ़ा था कि इस गुडविल को एक फर्म चाहे तो मार्केट से परचेज कर ले, परचेज का मतलब क्या होता है कि वो एक्वायर कर ले किसी अदर फर्म को, एक्वायर द अदर फर्म, एंड एक्वायर करते वक्त वो उस रेस्पेक्टिव फर्म का जो खुद का गुडविल होगा, ये गुडविल हमारा नहीं है, वो गुडविल किसी और का था, किसी और फर्म का था, हमने एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया, उनके एसेट्स को, उनके लायबिलिटीज को परचेज करते वक्त हमने उनका गुडविल भी परचेज कर लिया। तो ये परचेज करते वक्त कैसे उसको कैलकुलेट करते, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? जितना हमारा उनसे डीलिंग हुआ है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, कि हमने इन टोटलिटी कितना देने के बाद कहा उनको फर्म परचेज करते वक्त, माइनस उनका नेट एसेट्स कितना है, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितना होगा, जो इसके बीच का गैप होता है ना, हम उसके क्या बोलते हैं, अपना गुडविल बोलते हैं। और वही तुम एक्स्ट्रा पे करते हो उस फर्म को खरीदते वक्त, कि वही गुडविल तुमको हेल्प करता है उसी फर्म को खुद जब लीड करोगे फ्यूचर में, तो वो तुमको हेल्प करेगा ज़्यादा अर्न कराने में। बट ये कौन सा हमारा गुडविल जाता है? परचेज गुडविल। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेकेंड टर्म, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके बारे में मैंने आप थोड़ा सा बातें लिखा है, बट इस पर दोबारा कह रहे हैं, बात करेंगे भी आगे चल के। थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में जान लो पहले, ये है क्या।
सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है? जो गुडविल हमने अपने फर्म का सेल्फ क्रिएट किया है, अपने एफर्ट से, अपने बेस्ट मैनेजमेंट से, अपने प्रोडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी लोग कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जो हमने गुडविल जनरेट किया है वो हमारा होता है सेल्फ जनरेटेड। और ऑब्वियस सी बात है, अपनी ही गुडविल को तुम अगर जनरेट करके उसको वैल्यूड करना चाहोगे, व्हाट इज वैल्यूड करना? उसको एक तरह से कैलकुलेट करना। भाई किसी चीज़ का तुमको अगर कहा जाए उसे क्वांटिफाई करो, क्वांटिफाई क्या होता है? उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दो, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करो। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है, ये कुछ ऐसा ही है कि एक बच्चा खुद को बहुत टॉपर मानता है, खुद का बहुत अपना ब्रांड मानता है कि भाई मेरा बहुत अच्छा ऑरा है स्कूल में, क्लास में, या फिर एक रेस्पेक्टिव पढ़ाई में। तो कितने का है कोई ये जानना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, हम उसके लिए उसका टेस्ट ले सकते हैं, उसको परफॉर्मेंस के तौर पर उसका ओरल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट एकदम फैक्चुअली जान पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ वैसे ही है, एक फर्म का अपना खुद का गुडविल कितना है ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है, बट बहुत बार फर्म के सामने नौबत आ जाता है जहाँ पे ये करना पड़ता है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये जो फर्म का गुडविल होता है सेल्फ, ये एक्चुअली पता है कब काम आता है? जब भी फर्म क्या होता है? वाइंड अप, मतलब एक तरह से क्लोजअप कह सकते हो, या एक और वर्ड कह सकते हो डिसॉल्व, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब भी फर्म बंद होता है, बंद मतलब कि फर्म का अब एंड हो गया, किसी वजह से पार्टनर्स में कोलाइड हो गया, मतलब नॉट कोलाइड, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब दे डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस अगेन। तो ऐसे केस में अब वहां पे होता क्या है? उनको पता है कि हमारे फर्म का एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, तो वो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल के गिन लेंगे। हो सकता है उनके फर्म में, उनके फर्म के बंद होने के टाइम पे एसेट्स था 10 लाख का, लायबिलिटीज था 2 लाख का, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई चलो 2 लाख का लायबिलिटीज दे के हटाओ, एसेट्स के अमाउंट को बेच उच के मिल बचेगा 8 लाख, वो 8 लाख आपस में बांटा जाएगा। बट 8 लाख कैसे बांटोगे? एसेट्स है वो, तुम पहले उसको किसी को बेचोगे, 8 लाख के एसेट्स को किसी और को बेचोगे, वो पर्सन तुमको 8 लाख पे करेगा, फिर आपस में बांट लोगे, काम खत्म। लेकिन वहां पे तुम एक बात और भी कहोगे, जितने पार्टनर्स रहेंगे आपस में कहेंगे कि भाई हमने फर्म का एक गुडविल बनाया था, तो जो पर्सन को अपना एसेट्स दे रहा है 8 लाख मांगने के लिए, देखो लायबिलिटी तुम पे कर दिया था उसको, अब जो 8 लाख का एसेट्स अभी भी रह गया है, जिसको तुम बेचोगे, तुमसे कहोगे भाई कि भाई मुझे तुम थोड़ा पैसा बढ़ा कर दो मेरे फर्म की गुडविल के नाम पे, मान लो तुमको उसने दिया 1 लाख रुपया, अब या तो वो अपने मन से 1 लाख देगा, या तुम उसे 1 लाख का डिमांड करो कि भाई मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा जो तुम डिमांड कर रहे हो या वो जो अपने मन से दे रहा है, दैट इज योर गुडविल। कौन सा वाला? सेल्फ जनरेटेड वाला। और वही 1 लाख अब तुम उस टाइम पे आपस में बांट लोगे, जब इस टाइप का कंडीशन मार्केट फर्म में आ जाता है। जब तक ऐसा कंडीशन फर्म में नहीं आता है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करके अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना कोई मतलब नहीं है। बिकॉज तुमको भी पता है फर्म अगर अभी चल रहा है इस साल और आगे भी चलेगा और भी आगे चलेगा, तो अभी जो गुडविल है क्या वो अगले साल भी रहेगा? क्या पता बढ़ जाए, क्या पता घट जाए। तो इसीलिए हमारा जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा नियम कायदे बनते हैं अकाउंटेंसी में, उसमें इस चीज़ को कैलकुलेट करके बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए मना किया गया है। क्योंकि जो चीज़ अभी फिक्स नहीं है और जिस चीज़ का अभी कोई मतलब भी नहीं है, देखो फिक्स नहीं मतलब क्या होता है कि उसका अमाउंट फ्लक्चुएट करता है, जो मैंने कल बताया था फीचर्स में। दूसरी बात, ये हमारे लिए अभी काम कभी नहीं, क्यों काम कब आता है? जब फर्म डिसॉल्व होता है, तभी तुम अपने उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अमाउंट मांगते हो, किससे? जो तुम्हारे फर्म को परचेज कर एक्वायर करेगा। तो जब अभी नीड नहीं है और उसका अमाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है, तो इट्स बेटर इसको रिकॉर्ड में लाना ही नहीं है अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में। बट स्टिल हमें इस पे काम करना पड़ता है कुछ सिचुएशंस में। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये एकदम बेसलेस है, क्यों पढ़ रहे इसको, स्टिल डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी हमको सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एटलीस्ट वैल्यूड करके देखना पड़ता है कि जिस दिन कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं फर्म के अंदर, एज लाइक कौन सा? चेंज इन PSR, जो हम लोग ऊपर चैप्टर नाम लिखा हुआ है, और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यहाँ पे था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। जब भी कुछ इन, या एक और लिखी लो लास्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
तो जब भी कुछ इस तरह का चेंजेस होता है ना, तब वहाँ पे हमको अपने वैल्यूड वाला जो गुडविल होता है कि हमारा फर्म का अपना कितना वैल्यू चल रहा है मार्केट में, वो जानना पड़ता है, ताकि एट द एंड ऐसा ना हो कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने सब बताया हुआ है, बस रिकॉल कर रहे हैं, अगर रेशो चेंज हो रहा है, अब इमेजिन करो इसी केस में जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि 2 लाख का लायबिलिटी पे कर दिए, बचा कितना 8 लाख, वो 8 लाख में 2 ही पार्टनर थे ए एंड बी, वो आपस में बांट रहे हैं इक्वली, तो कितना मिलेगा 4 लाख 4 लाख, और जो एक्स्ट्रा पैसा मांगे 1 लाख उनसे बढ़ा करके वो भी वो आपस में कितना बांट लेंगे 50,000 50,000, हिसाब बराबर। बट जस्ट इमेजिन करो कि ये तो नौबत तब आए जब फॉर्म बिकेगा, मान लो फॉर्म नहीं सेल हो रहा है और तुमने इन बिटवीन क्या कर दिया, अपना रेशो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और चेंज कैसे कर दिया, नॉट इक्वली, अब उसको तुमने कर दिया 2:3, 2:3, इसको याद रखना। अब पता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अब जब फर्म बिकेगा 2:3 के रेशियो के टाइम पे, तो वो जो 8 लाख है वो ए और बी 2 पार्टनर मान लो हैं, उनमें जाएगा इस तरीके से, 8 लाख का करो 2 और 3 कितना होता है, ये तुम्हारा आएगा 2/5, 5 से कटेगा 16, हाँ 3,20,000 एंड 4,80,000। तो जहां उनको पहले 4 लाख मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 320 और 480 मिल रहा है, 480 एंड 320 है ना। एंड जो गुडविल मिलेगा 1 लाख बढ़ा करके उसको भी तुम इक्वली नहीं बांटोगे, 50-50 नहीं बांटोगे, कैसे बांटोगे, अब 2:3 कितना आता है 40,000 60,000। तुम देख सकते हो कि एक रेशो बदलने से क्या हो रहा है, इन फ्यूचर उन 2 पार्टनर्स में से किसी एक को कम मिल रहा है एसेट्स एंड गुडविल का अमाउंट, और एक को ज्यादा मिल रहा है, कितना कम कितना ज्यादा उसके बाद बात करेंगे, बस हम एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ कि मतलब रेशो चेंज से क्या हो रहा है, इन फ्यूचर उस पार्टनर को गुडविल का भी और एसेट्स लायबिलिटीज का जो भी नेट एसेट्स का अमाउंट होता है उसमें भी कम बेसी मिल जा रहा है। तो इसे नौबत जो फ्यूचर में आता है भाई, वो पार्टनर क्या चाहेगा कि और ऐसे केस में वो उस चीज को एडजस्ट करना चाहेगा आज ही, कि जो मुझे नुकसान बाद में होगा रेशो बदलने की वजह से, हम उस नुकसान का भरपाई आज चाहते हैं इस साल, कि भाई हमको इसी साल ये अज्यूम कर लिया जाए फॉर्म बेचा जा रहा है, बेचा जा नहीं रहा बट अज्यूम कर लिया जाए, और जो भी बेचने के टाइम पे अब हमारा जो हिस्सा, मतलब मैंने सेक्रीफाइस किया है शेयर, अपना शेयर सेक्रीफाइस किया कि दूसरे के लिए, तो उस सेक्रीफाइस्ड हिस्से तक का मुझे पैसा आज ही मिल जाए, ताकि मुझे कल को जब एक्चुअली पैसा कम मिलेगा इन फ्यूचर गुडविल का या फिर हमारे फर्म को बंद करते वक्त पैसा जो कम मिलेगा, तो वहाँ मुझे ये ना करे कि भाई उसको अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसको ये बताया जाएगा आपको इस जो पैसा कम दिया जा रहा है आपको स्टार्टिंग में बढ़ा के दे दिया गया था आपके रेशो बदलने के टाइम पे, तो वो एक तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एडजस्टमेंट का जरिया है। तो यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड हमारा टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब चेंजेस के टाइम पे पार्टनर्स चाहते हैं कि उसी वक्त इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आना पड़े। अब होता क्या है ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास मेथड्स दिया गया है। क्यों मेथड दिया गया है? मैंने अभी जस्ट एक बात कहा है, गुडविल किसी फर्म का अपना खुद का कैसा कितना है इसको जान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये वैसे ही कुछ मैंने कहा था ना कि एक बच्चा है वो कितना टैलेंटेड है, इस बात को तुमसे कहते मेजर करो नंबर फॉर्म में, इतना आसान नहीं होगा। स्टिल हम लोग एग्जाम लेते हैं, बच्चे का मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, पास फेल बता देते हैं, तो ये तो एक जरिया सिर्फ है ना कि एग्जाम लेके उसका मार्क्स बताना, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसको पास फेल कहा जा सके। 90% प्लस पा गया तो टॉपर कहते हैं, उसके नीचे आ गए तो बहुत से नाम दिए गए। तो यहाँ वैसे ही कुछ है, गुडविल को हम वैल्यूड तो कर सकते हैं, परख सकते हैं एक फर्म का कितना गुडविल है मार्केट में, कितना उनका रेपुटेशन है, कितना उनका इमेज है, कितना उनका वैल्यू है, ये जानना है। तो उसका बेस्ट टूल जो बनाया गया है गुडविल को एक तरह से कैलकुलेट करने के लिए, वो पता है क्या है? प्रॉफिट है। उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनके यहाँ लोग कौन काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, मैटर वो भी करता होगा बट नॉट एज लाइक एज प्रॉफिट मैटर्स। प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी फर्म के गुडविल को परखने या बताने के लिए। जैसे अब तुम बताओ, 2 केसेस है, अगर तुमसे हम कहते हैं सिंपली कि भाई पहले केस में क्या हो रहा है, एक फर्म बीते 10 साल से लगातार कमा रहा है, हर साल उसका प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, और एक केस में एक ही अमाउंट बस कांस्टेंट अर्न कर रहा है। तुम्हारे नज़र में गुडविल ऑन पेपर किसका ज़्यादा अच्छा मानोगे?
सिंपल लॉजिक है। प्रॉफिट इटसेल्फ हमें एक बहुत अच्छा इमेज बताता है किसी फर्म के गुडविल के बारे में। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को एज अ बेस लिया है अपने सारे गुडविल को निकालने में। जानना, प्रॉफिट को हमने एज अ बेस लिया। बेस मतलब क्या होता है, आधार। अब इसी प्रॉफिट को हम निकालते हैं अलग अलग वेरिएशंस के फॉर्म में। जैसे उसका नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक नाम दिया गया है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक और है कैपिटलाइजेशन ऑफ, इसमें दो नाम आएंगे, ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड वन सुपर प्रॉफिट। हम अभी सिर्फ नाम लिख के छोड़ रहे हैं, हम लोग अभी इन सब पे काम करेंगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके। ये हमारा टॉपिक्स है और एग्जाम में इन सब पे सवाल 100% आता ही आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट है, बहुत कम पूछता है बट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम जहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखें APM तो समझ जाओ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड लिख रहे हैं। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमारे पास 4 मेथड्स हैं, हमें सब पे काम करना है। और ध्यान देना, ये सब मेथड्स के नाम हैं, तुम लोग इन मेथड्स के थ्रू अल्टीमेटली क्या निकालने वाले हो। देखो मेथड तो ठीक है बट हमने अल्टीमेटली निकालना क्या है, यहाँ लिखा है गुडविल। मतलब हम लोग एट द एंड गुडविल निकालेंगे डिफरेंट मेथड्स से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, GW का मतलब होता है गुडविल, शॉर्ट में लिखे हम। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें क्या मिलेगा, गुडविल ऑफ द फर्म। वो भी कौन सा वाला, वैल्यूड वाला। वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि जो फर्म का अपना गुडविल है, जो उसने वैल्यूड का मतलब अपना बना के रखा है मार्केट में। और इसको निकालने का बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम अगेन, इनटू परचेज ईयर। ये एक नया टर्म मैंने लिखा है PY, परचेज ईयर। अभी से फॉर्मूला लेके छोड़ रहे हैं हम, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अभी से लिख के छोड़ दो कि गुडविल निकालना है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। इसका मतलब हमारे फर्म का लास्ट 3-4 सालों में प्रॉफिट कितना रहा, उस 3-4 सालों के प्रॉफिट का हमें एवरेज करना होता है। एवरेज मतलब एक लमसम, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना होता है परचेज ईयर से। परचेज ईयर क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट कि हमें जो लगता है कि हमारा फर्म का गुडविल कितने साल तक रह सकता है। जैसे तुमने कहा मेरे फर्म गुडविल 1 लाख रुपए है, मेरे फर्म गुडविल कितना है, और तुम्हें लगता है कि ये 1 लाख का गुडविल आने वाले 4 साल तक रहेगा। मतलब मेरे फर्म को कोई खरीद लेगा अगर, और वो उसको 4 साल चलाएगा, तो ऑन एवरेज वो 1 लाख तो हमेशा एक्स्ट्रा ही कमाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कमाएगा। फिर उस गुडविल का अमाउंट इतना लेके चलेगा, वो चाहे तो किसी को बेच दे 4 साल में फर्म को, स्टिल वो 1 लाख तो मिनिमम पा जाएगा फर्म के गुडविल नाम पे सिर्फ। तो ये परचेज ईयर क्या होता है कि हमारे गुडविल का अहमियत कितने सालों तक बरकरार है। इसका एग्जांपल दें कि मान लो मेरे इस वीडियो की बात करें तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस वीडियो का एवरेज लाइफ 1 साल इनफ है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, क्या पता अगले साल चीज़ें और से बेहतर हो जाए या बदल जाए, जो भी हो जाए। तो इसका गुडविल, इस वीडियो का लेक्चर का इंपॉर्टेंस, गुडविल, रेपुटेशन, इमेज जो भी समझ लो, सिर्फ 1 साल तक का है। नेक्स्ट ईयर बोर्ड बीतेगा तो हो सकता है हम खुद इन चीज़ों को और अलग तरह से अगले साल फिर पढ़ाएं, पॉसिबिलिटीज है। सेम चीज़ हम कहते नहीं जाओ दोबारा देख के आओ पिछले साल का वीडियो, ऐसा नहीं होता है। हम खुद अपने इस लास्ट वीडियो जो मैं था इस चैप्टर का 1 शॉट जब देख रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि भाई तो पहले 1 शॉट था तो उसमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है और पढ़ाना इतना कुछ है। तुम खुद सोचो ये 3rd वीडियो है, हम लोग कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, और वहाँ मैंने एक ही वीडियो के 1.25 घंटा में पूरा चैप्टर वाइंड अप किया था एक लेवल तक शॉर्ट में। तो वो अब उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। कोई बच्चा उसको देखेगा कब, एग्जाम के पहले तो ठीक है, बट अभी सीखने के लिए अगर देखेगा तो वो बहुत कुछ मिसिंग पाएगा। उसमें मैंने इतना डिटेल में कुछ बात ही नहीं किया है, क्यों, लिमिटेड ऑफ टाइम। तो हर चीज़ का गुडविल का एक टाइम पीरियड होता है। तो हो सकता है तुम्हारा गुडविल तुम्हें लगता है कि भाई आने वाले, अब सोचो इमेजिन करो कि अगर कोई एप्पल परचेज कर ले आज, एप्पल तो बहुत बड़ा कंपनी हो गया, कोई छोटा कंपनी ले लो, छोटा मतलब जो एक तब भी रेपुटेड है अपने आसपास, जैसे पार्ले। अब सोचो कि उस कंपनी का ब्रांड इतना अच्छा है ना आज की डेट में मार्केट में कि
उसको जो आज चला रहा है, उसका CEO या जो भी ओनर होगा, जो उसको गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो रिप्लेस होगी, कोई हम जाके बैठ जाए वहाँ पे, स्टिल पार्ले जी अगले 10 साल तक कमाता रहेगा एज तक जितना भी कमा रहा है, क्योंकि उनका गुडविल उतना है। तो अगर 10 साल तक कमाता रहेगा एज इट इज, भाई हम बैठे कोई और बैठे, तो वो 10 साल उनका कहलाएगा परचेज ईयर, कि वो कितने साल तक गुडविल उनका मेंटेन रख पा रहा है। अब ये सब तो मैंने बेसिक बातें बताया ना। अब तुमसे अगर ये बोलें कि इसको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ दिखाते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट अपने आप में बेस्ट तो होता है किसी फर्म के गुडविल को कैलकुलेट कराने में, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक टर्म। वो टर्म क्या है, वहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ो क्या लिखा है, एडजस्टमेंट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, प्रॉफिट भी हमको धोखा दे सकता है गुडविल निकालते वक्त। जो तुम्हें 2 केस देते हैं हम। पहला केस कि एक फर्म है, उसके 3 साल का प्रॉफिट लिखते हैं हम, मान लेते हैं 3 साल प्रॉफिट कैसे है, 50,000, 60,000 एंड 40,000। क्लियर, ये प्रॉफिट उनका अमाउंट है। और एक और केस लेते हैं हम लोग, उनका प्रॉफिट अमाउंट इस तरीके से कुछ है, पहले साल का है अगेन 50,000, सेकेंड ईयर का मान लेते हैं 1,60,000 है, थर्ड ईयर का है 90,000। कितना होता है, 50, 60, 2, 10, 90, हाँ ठीक है। अब सुनो मजे की बात क्या है, अगर तुमसे ये कहें कि इन दोनों फर्म को, मतलब फर्म 1 को, ये फर्म 2 है, ये फर्म 1 है, फर्म 2 को लगता है कि इनका जो गुडविल है, गुडविल वो आने वाले 2 साल तक बरकरार रहेगा। यू कैन कॉल इट एज अ परचेज ईयर, सिंपल परचेज ईयर। और इनको भी लगता है कि भाई इनका भी गुडविल जो है आने वाले 2 साल तक वैलिड रहेगा, दैट इज ऑल्सो परचेज ईयर। और तुम ये भी अज्यूम करके चलो कि दोनों फर्म एग्जैक्टली सेम है, मतलब बहुत अलग नहीं है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, बस नाम अलग है, ब्रांड अलग है, एंड कंपनी का नाम अलग है, दैट्स इट। अब तुमसे कहें इन दोनों केसेस में जरा इनका कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ गुडविल बेसिक लेवल पे, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। जब निकालोगे ना तुम ही पाओगे कि फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये हमने लिखा नहीं है, बेसिक हिंट कर दे रहे हैं हम। एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो सारे प्रॉफिट का सम अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने हैं 3 साल बाद हुआ है ना, तो सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सॉल्व किए, ये तुम्हारा आएगा 3 लाख अपॉन 3, कितना आएगा 1 लाख। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। अब तुम्हें निकालना है गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो वहाँ फॉर्मूला लिखा था एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, ये फॉर्मूला था। तो 1 लाख इंटू 2, परचेज ईयर 2 था, ये कितना आएगा 2 लाख आएगा। आलिया दो बेटा कट नहीं रहा उसमें, मतलब प्रॉपर विजिबल है ना, कुछ कट नहीं रहा ना, ठीक है। इनका जब कैलकुलेट करोगे, और ये क्यों बता रहे हैं एग्जाम में समझ जाओगे भी, मतलब मुझे सिर्फ एक टर्म पे तुमको शिफ्ट करना है कि उस टर्म का इंपॉर्टेंस क्यों, हम इतनी जो बातें यहाँ लिख के रखे हैं जो तुम्हें थोड़ा सा टफ लग रहा हो देखने में, सब समझ जाओगे अगले 10 मिनट के बाद, लेकिन बातें पहले जान लो। एक बार जानने की बात है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अब इनका जब निकालोगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन वही नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, तो कितना आएगा बताओ, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 50, 60, 110, 140 अपॉन 3 कितना आएगा 50,000 आएगा ना, सही है। और जब इनका निकालो गुडविल सेम बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कितना आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, तो यहाँ आएगा 50,000 इंटू 2, ये आएगा तुम्हारा 1 लाख। तो जो इनका गुडविल दिख रहा है 2 लाख गुडविल, इनका गुडविल आ रहा है 1 लाख। क्या दोनों सही है, मतलब कोई दिक्कत दोनों में? भाई जो प्रोसेस हमारा था उसको मैंने फॉलो किया, तो दोनों फर्म अपने अपने गुडविल को इतना इतना बोल सकते हैं कि भाई मेरे मार्केट में मेरे फर्म का इतना गुडविल चल रहा है, कोई मेरे फर्म को परचेज करना चाहेगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, अगर इनकी बात करें तो 2 लाख एक्स्ट्रा मांग सकते हैं अपने फर्म के नाम पे, ये मांग सकते हैं 1 लाख। बट अब हम अगर इसमें एक चेंजेस कर दें, देखो तुम्हें यहाँ पे इस पूरे दोनों केसेस में एक बहुत चीज ध्यान दियोगे कि इसमें और इसमें होता है फर्क क्या है। प्रॉफिट देखो 50,000, 60,000, 40,000 फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का है, यहाँ पे 50,000, 160, 90,000 प्रॉफिट 3 साल का है ना। अगर हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन तुमको दे दिए होते हैं, कैसा इंफॉर्मेशन, ये जो 50,000 कमाए हैं
60,000 एंड 40,000, ये उनका पूरा फेयर इनकम है। फेयर क्या होता है? मतलब कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब वो अपने जेन्युइन अपने बिजनेस के कोर एक्टिविटी जो बिजनेस का मेन काम था उसके थ्रू कमाया है, कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं था, मतलब उस प्रॉफिट को अर्न करने में कोई एडिशनल उनको हेल्प नहीं मिला। जो कमाए हैं अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को शांति से बेच कर कमाया और इज्जत से कमाया, मतलब एकदम फेयर। तो इनका सब एकदम परफेक्ट था, तो इनका गुडविल जो आया है वो एकदम फेयर कहलाएगा। बट लेट्स सपोज कि इनके केस में क्या है, इनके केस में थोड़ा लक साथ दिया, नॉट ऑलवेज लक साथ कभी देता है। तो इनको क्या लगा कि इनके पहले साल तो सब कुछ ओके था, नो अनफेयर सिचुएशन हैपेंस, बट सेकेंड ईयर में इनके लिए हो सकता है, मान लेते एग्जाम्पल दे रहे कि सेकेंड ईयर में जो इनका दिख रहा है 50,000 कमाई था पहले साल में, एक झटके में इंक्रीज हो गया 1,60,000, इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है। कुछ तो अनइवन सिचुएशन हुआ होगा, बिकॉज अगर बिजनेस एक नॉर्मल चल रहा है, मतलब नॉर्मल तो क्या होता है, फेयर, तो तुम एक झटके में बहुत नहीं कमा सकते हो। भाई 50,000 कमाए थे 60 कमाओगे, थोड़ा कम कमा सकते हो, इसी के आसपास भटकोगे ना। बट यहाँ पे अगर इतना जंप हुआ है तो लेट्स सपोज कि वो जो इंक्रीज हुआ है वो इस प्रकार था कि उस 1,60,000 में एक्चुअली वो इस प्रकार से था कि हमने 1 लाख रिसीव कर लिया था किसी पे क्लेम करके, एज अ उस पे केस करके, कि किसी चीज पे तुमने केस किया, तुमने उसको कोर्ट ले गए उस पर्सन को, मान लो उसने तुम्हारे फर्म पे कोई एलिगेशन लगाया या कुछ भी हुआ, तुमने उस पर्सन पे केस किया, कोर्ट ले गए और कोर्ट के तुमने क्लेम मांग लिया, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। अब वो 1 लाख जो तुमको मिला उस साल क्लेम करने के बाद, वो तुम्हारा ऐसा तुम बार बार तो कर नहीं पाओगे भाई, कभी भी केस करते हो, रेयर केस में जब नौबत आता है, और वो 1 लाख मिल जाएगा ऐसा हर बार तो होगा नहीं। बट तुमको जिस साल मिला तुमने क्या किया धीरे से उस प्रॉफिट को, उस एडिशनल इनकम को प्रॉफिट में दिखा करके उस 1,60,000 में 1 लाख प्लस 60,000, मतलब कुछ ऐसा रहा होगा कि तुम 60,000 कमाए अपने फर्म के अपने रूटीन बिजनेस से, तुमने उस 1 लाख को भी दिखा दिया धीरे से कि प्रॉफिट बढ़कर आ जाए, ताकि जब कल को निकालो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा गुडविल बढ़कर आ जाए, ताकि तुम कल को किसी फर्म को बेचो या अपने फर्म का गुडविल दिखाओ, दुनिया को बताओ, तो बढ़ाकर बता सको। तो तुमने दिमाग इस तरह लगाया जो कि गलत तरीका था, क्योंकि क्या ये तुम 1 लाख इस तरह से हर साल कमा रहे हो क्या? नहीं। तो दिस इज एबनॉर्मलिटीज। इसके अलावा हो सकता है यहाँ भी तुमने क्या किया था, इधर भी, ये चलो यहाँ छोड़ दो, ये चलो जेन्युइन था कि भाई तुमने थर्ड ईयर बहुत एफर्ट लगाया, तो यहाँ तुम्हारा पैसा एक अफोर्डेबल और एक मॉडरेट मान लो आया था। इसको कितना 90 रखते हैं, ये चलो चेंज करते हैं। यहाँ भी क्या था, अगर मैंने यहाँ 50 एक कम कर दिया, 50 और 60 एक 10, ठीक है, इसको 70 मान लो, 70 प्लस 20। यहाँ भी क्या है ना कि ये जो 20,000 मैंने अलग किया फिलहाल, ये मैंने इसलिए किया, हो सकता है कि 20,000 थर्ड ईयर में तुमने किसी कस्टमर को बेवकूफ बना के ज़्यादा कमा लियोगे शायद गलत तरीके से, और हर साल ऐसा कर पाओ ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत और भी तरीके हैं एक्स्ट्रा कमाने का, जेन्युइन या अलग तरीके से, जो भी समझ लो। तो ये जो इनकम इस तरह का हो रहा है, क्या ये हमारा कोई रूटीन बिजनेस के इनकम तौर पे था? नहीं ना। तो गुडविल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। गुडविल हमारा एक्चुअल प्रेजेंट पोजीशन बताता है फर्म का, तो उसको बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट के रियल डेटा को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉफिट को बेस दिया अपने गुडविल निकालने के लिए, तो एग्जैक्ट रियल प्रॉफिट को ही तुम कंसिडर करो गुडविल निकालते वक्त। तो यहां पे हम क्या करें, अपने बुक्स के रिकॉर्ड में से इस 1 लाख रुपए को हटा नहीं रहे हम, उसको लिख के रखोगे, लेकिन जब गुडविल निकालने की बात आएगी और जब अमाउंट पिकअप करने की बात आएगी प्रॉफिट का, तो वही प्रॉफिट पिकअप करो जो जेन्युइन था हमारे लिए। तो जैसे अगर 50,000 जेन्युइन था वो बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस 160 में 1 लाख हमने एबनॉर्मलिटी में अर्न किया था, जो कि हर साल नहीं होने वाला, तो इट्स बेटर, ये जो वर्ड था इट्स बेटर, उसको एडजस्ट किया जाए, और एडजस्ट के नाम पे क्या किया जाए, जो इनकम अनफेयर कमाए हो, जो हमें हर बार नहीं मिलने वाला, तो इट्स बेटर इसको रिमूव करो और सिर्फ उस अमाउंट को पिकअप करो जो हमारे फर्म का जेन्युइन इनकम था। ये रिमूव का मतलब तुम बुक से निकाले नहीं हो, सिर्फ गुडविल निकालते वक्त उसको एलिमिनेट किए हो। उसके बाद थर्ड ईयर में भी ये अगर इनकम तुमको ऐसे ही नॉर्मल मिला था किसी वजह से, एबनॉर्मलिटीज की वजह से,
तो इट्स बेटर उसको हटाओ और कितना बचाओ 70, तो यहाँ 70 लो सिर्फ, और अपॉन 3 करके गुडविल निकालो जो कि तुम्हारा कितना आएगा 180 अपॉन 3 60,000, तो 60,000, फिर जितना हमारा परचेज ईयर था कितना आएगा। तो ये गुडविल हमारा अनफेयर है, ये बताओगे दुनिया को ना, तो जो समझदार इंसान होगा जो लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग इसको पकड़ लेते हैं ऐसे गलतियों को कि भाई वो फर्म जानबूझ के गुडविल बढ़ा कर दिखा रहा है, इस तरह से तमाम यहाँ वहाँ का प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस दिखाओ खा के प्रॉफिट को बढ़ा दे रहा है ताकि गुडविल बढ़कर आ जाए, तो वो लोग पकड़ लेते हैं इस तरीके से। तो वो ना करें, इट्स बेटर खुद में दिमाग लगाओ ना कि जो चीज़ हमारे प्रॉफिट को अननेसेसरीली घटा बढ़ा रहा है उसको एलिमिनेट करो, उसके अफेक्ट में हर बार तुमको घटाना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। क्या पता ये हो, चलो एग्जांपल लेते हैं कि तीसरे साल तुम ज्यादा कमा सकते थे, एग्जांपल दे रहे इधर देखो, बट बिकॉज ऑफ फायर तुम्हारे फर्म में आग लग गया और तुमने उस दिन मतलब उस साल क्या हुआ, तुम्हारे फर्म में आग लगने से क्या हुआ, ऑन एवरेज कितना ले लें हम 1 लाख पे ही चलो, तुम्हारे 1 लाख का सामान बिकॉज ऑफ फायर आग लग के जल गया, नहीं जला होता उसको बेचे होते तो उतने का प्रॉफिट हुआ होता, बट तुमको पता है कि जल गया तो पैसा तो हुआ ही, प्रॉफिट मिला नहीं है, बट तुमको ये जरूर से पता है कि अगर नहीं भी जला होता और हम बेचे तो श्योरली इतना कमाए होते हैं। तो भाई ये भी तो लॉस हमारा है जो हमारे प्रॉफिट को उस दिन घटा दिया उस साल। देखो अगर प्रॉफिट बढ़ा भी रहा है कोई चीज तो क्या पता कोई ऐसा हुआ हो इंसिडेंट फर्म के अंदर जो मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज भी कर दिया हो बिना मतलब के, जो हर साल नहीं होता है भाई, फर्म में तुम्हारे आग हर साल लगने वाला नहीं है, ये एबनॉर्मलिटीज में आता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ गुडविल को निकालते वक्त, ऐसा नहीं हर बार करना है, सिर्फ गुडविल को निकालते वक्त हम उस 1 लाख को फिलहाल के लिए सिर्फ क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, सिर्फ गुडविल को वैल्यूड करने के लिए कर रहे हैं। हम अपने बुक्स के रिकॉर्ड में उस 1 लाख को ऐड करके एक्चुअल प्रॉफिट कमाए 1,90,000, ये नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ गुडविल हमारा एग्जैक्ट जान पाए। तुमने क्या किया, कभी इस टाइप का नौबत अगर आता है लाइक लॉस टाइप का, जो हमने लॉस को एक्सेप्ट करके प्रॉफिट को उस साल कम दिखा दिया है, इट्स बेटर गुडविल को निकालते वक्त एटलीस्ट उस लॉस वाले को भी कंसिडर कर लो। तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर, ये यहाँ आएगा 1,90,000, 90 था, 1 लाख जो लॉस हुआ था, सिर्फ गुडविल को निकालते वक्त तुम उसको रेस्पेक्ट करो उस प्रॉफिट को कि भाई काश वो नहीं जला होता तो हम उतना कमाए होते, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ कर आया होता तो फिर गुडविल बढ़ कर जाता। तो ठीक है, जब तुमने एबनॉर्मलिटी इनकम अर्न किया वो एलिमिनेट कर रहे हो, कोई लॉस रहा तो उसको वापस एक्सेप्ट भी कर लो, कोई बुराई नहीं है। ये सब एडजस्टमेंट का खेल है ताकि तुम अपना रियल प्रॉफिट जान पाओ। तो इस हिसाब से अब जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा कितना आ रहा है, 50, 60, 1, 10 प्लस 1, 90 लिखाएगा ये 3 लाख, तो कितना हो जाएगा ये 1 लाख, तो कितना ही आया। अब तुम ये कह सकते हो भाई दोनों फॉर्म कैसे हैं, दोनों का सेम हमारा 1 लाख नहीं, हाँ उनका 1 लाख इनका 2 लाख। अब ये फेयर कहलाएगा कि हाँ भाई फॉर्म ए इज बेटर इन टर्म्स ऑफ गुडविल कंपेयर टू फॉर्म 2 के हिसाब से। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये एडजस्टमेंट का, ये देखो मैंने इतनी बातें लिख के रखा है। गुडविल को निकालते वक्त तुम्हारे क्वेश्चन में इतना देगा क्या, नहीं, इतने में से 2-3 देगा सिर्फ, और बहुत सिंपल देता है। लेकिन एज अ टीचर जब सीख रहे होते हो तो इट्स बेटर सब जान जाओ कि एग्जाम में कुछ भी कहीं का भी दे, क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए, हम लोग कर सकें। और बहुत अच्छा होता है जब सीखते हो ना तो एक एक बातें सीखा करो। तो मैंने अभी जितना ही पूरा एक बेसिक बातें किया तुम लोग से, वो सिर्फ इसीलिए किया है कि अब जब लोग पढ़ेंगे अपने आज और कल की वीडियो में इन सब टॉपिक्स को जल्दी क्लियर होगा। ये सारे थ्योरेटिकल बातें पढ़ते वक्त बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल लगाने से पहले। हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल लगवा सकते हैं बट बिलीव मी कोई मतलब नहीं है। जब सीख रहे हो तो पहले कॉन्सेप्ट को जान लो। न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल होता है, अभी तुम खुद कहो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल चल रहा है, बस बात क्या है कि अगर तुम्हें वो पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा, इतनी बातें नहीं पता, सुनने ही दे रही है, सिर्फ एक बार तुमको पता हो जाए सुन लो, उसके बाद तो फिर कोई इशू नहीं है। जैसे अब आते हैं, मैंने क्यों इतना लिखा है एडजस्टमेंट्स। टाइम कितना हो रहा है देखो पहले, ओके वी हैव 5 मिनट्स। देखो हम लोग कम से कम इस पे बात पहले कर लेते हैं कि कौन से केस में क्या करना होता है। जैसे मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दे दिया है
कभी तुम अनफेयर अर्न कर लेते हो तो उसे क्या करते हो यहाँ पे फिर माइनस करते हो। तो ये मैंने दो बताया हुआ है कि कोई अनफेयर अर्निंग हो गया है, व्हाट इज अनफेयर, एबनॉर्मल यू कैन से। तो यहाँ तो मैंने लिख के रखा है कि इतने केसेस हैं जहां तुमको प्रॉफिट को लेते वक्त ध्यान देना होता है। सबसे पहले क्या लिखा है, एबनॉर्मल लॉसेस। अगर कोई फर्म किसी ईयर में एबनॉर्मल लॉस बियर किया था लाइक दिस कि वो 1 लाख का फर्म फायर लग गया, आग लग गया उस फर्म के अंदर, तो ऐसे केस में उस लॉस को गुडविल निकालते वक्त वापस से ऐड बैक कर लो। ये ऐड बैक इसीलिए किया जा रहा था कि अपने फर्म का तुम रियल गुडविल जान सको, ठीक है। अगर कभी एबनॉर्मल गेन हो जाएगा तो उसे क्या कर लो, माइनस कर लो। सिंपल है, बहुत सिंपल होगा, ये भी समझ सकते हो। बुला रहे क्या, पॉज करो। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें दो चीज था। पहला, एबनॉर्मल लॉस कभी अगर रहेगा किसी क्वेश्चन के अंदर उसको वापस से क्या करो, ऐड बैक करो। एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको माइनस करो। क्यों, यहां बहुत डिटेल में बात की है उस चीज को लेकर के। अब जितना बातें नीचे लिखा है वो सब नया है तुम लोग के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं अगले 2-3 मिनट के अंदर। या हम तो सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, 1 मिनट। देखो बात क्या है ना, अभी फिलहाल हमने 2 सीखा है कम से कम ना, कि भाई गुडविल कैलकुलेट करते वक्त इफ फर्म एबनॉर्मल लॉस बियर किया था किसी ईयर में तो उसको ऐड बैक कर लो, गेन होगा तो माइनस कर लो। बाकी जितना नीचे और मैंने लिखा है हम इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते वक्त, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना ये उन 2 फिलहाल वाले जो स्टार्टिंग का 2 एडजस्टमेंट था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब नया वीडियो बनेगा दैट इज 4th वीडियो, वहां पे हम इन सबको बताने के बाद जो क्वेश्चन पिकअप करेंगे उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। यहां मैंने 2 सवाल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 4 और 6 ये कहां का है ये सब मैंने बताया, पहले का भी है, दोबारा सुन लो ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उनको दिक्कत ना होने पाए। वो क्या है, ये दोनों सवाल मेरे डीके गोयल का जो हमारे पास न्यू बुक है किस ईयर का, 2026-27 लेटेस्ट बुक कह सकते हो, उसके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस हैं वहां से मैंने पिकअप किया है। जिनके पास बुक है तो वहां से देख सकते हो। ओल्ड एडिशन होगा इफ तो वो क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे बट मिल जाता है। एंड मेरे पास इसका PDF है भी न्यू बुक के एक्सरसाइज का, वो हम भेज देंगे जो मांगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखोगे ना बुक में बहुत सी बातें लिखा था, क्वेश्चन 4 में मैंने जो काम की बात है वो लिखा है बोर्ड पे सिर्फ। क्या क्या लिखा है, गुडविल हमको कैलकुलेट करना है 4 ईयर परचेज। ये 4 ईयर परचेज से हमें क्या समझ में आता है पता है, ये जो 4 ईयर परचेज लिखा है ये एक्चुअली तुम्हारा परचेज ईयर दिया है एज पर फॉर्मूला। या देखो लिखा था ना परचेज ईयर पुट करना होता है ना, तो वो दे दिया है, ऑलवेज दिया रहेगा। नहीं दिया है तो 1 मान लो, 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 साल कम से कम, ठीक है ना। और आगे लिखा है एवरेज प्रॉफिट, ये बहुत ध्यान देना, आउट ऑफ 1 2 3 4 हमारे पास 4 मेथड्स हैं। 100% श्योर है मैथड मेंशन लिखा होता है कि कौन से मेथड्स करना है। मोस्टली होता है एवरेज प्रॉफिट क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड बहुत ज्यादा उसका वैल्यू है सब में, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है एवरेज प्रॉफिट कितने का, 5 सालों का। और तुम्हें डेटा 5 साल का दिया भी है। और कहा क्या है, गुडविल निकालना है। मैंने क्वेश्चन पता जानबूझ के लिखा है इस बार क्योंकि हम इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम करेंगे आंसर्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, इसी में हम अपना कैलकुलेशन भी कर देंगे। हमारे पास प्रॉफिट दिया है 5 साल का, बस ये ध्यान देना कि जब तुम लोग बुक देखोगे ना वहां पे पहले साल प्रॉफिट दिया है, ठीक है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ब्रैकेट लगा के दिया है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली लॉस रहता है, भूलना मत। ब्रैकेट नहीं लगा तो प्रॉफिट है, बाकी 3 साल ब्रैकेट लगानी है तो वो प्रॉफिट ही दिया हुआ है। बस आगे तुम्हें जानबूझ के एडजस्टमेंट दे दिया है कि इस साल देखो पहला साल बहुत नॉर्मल बीता, 2 लाख कमाए हो, सेकेंड ईयर बहुत बुरा बीता, तुम 3 लाख लॉस चले गए, कोई बात नहीं, होता है बिजनेस चलाते वक्त। तीसरे साल
प्रॉफिट तो अर्न किया फिर से, बट उसके आगे एक बात जोड़ दिया है कि तुमने उस तीसरे साल में कुछ एबनॉर्मल अर्निंग कर लिया 50,000 का, और मैंने कहा था जब भी एबनॉर्मल गेन होगा तो हम उस अमाउंट को रिमूव कर देंगे एटलीस्ट गुडविल निकालते वक्त से। और ये रिमूव का मतलब हम अपने बुक्स के रिकॉर्ड से निकाल रहे हैं ऐसा मैंने नहीं कहा, सिर्फ गुडविल को कैलकुलेट के दौरान हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर करेंगे। तो हम इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर लिखा था एबनॉर्मल गेन की बात का है ना, तो उस 50 हम क्या करना है पे सिर्फ माइनस, तो यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली ऐसा कुछ करना है। जब माइनस करो 50,000 जो भी फिगर आएगा, कितना आएगा, ये जो 4 लाख आएगा, दिस इज योर एक्चुअल रियल प्रॉफिट ऑफ द थर्ड ईयर, जो कि बिजनेस ने कमाया होगा अपने बिजनेस के काम के दौरान। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस था तो वहाँ पे क्या लिखा था, प्लस, कि तुमने अगर कोई लॉस बियर किया था 90,000 का एबनॉर्मल वाला, तो उसको वापस से ऐड बैक कर दो, क्योंकि इस टाइप का लॉस अगर एबनॉर्मल था तो ये तो हर बार होना नहीं है, तो कम से कम गुडविल को तो निकालते वक्त उस लॉस को वापस से रिकंसिडर कर लो, क्योंकि वो लॉस नहीं होता तो कमाए होते, अर्न किए होते। तो हम गुडविल निकाल रहे हैं, तो हमें उस दौरान अपने एबनॉर्मल लॉस को भी वापस रीटेक करना होता है, मतलब ऐड बैक करना होता है। तो एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक कितना हो जाएगा, ये 4,40,000। तो हमारे पास ओवरऑल अब जो प्रॉफिट मिला 5 ईयर्स का, एक ये मिला, एक ये है, ये रहा। हमें क्या करना है, इन सब का निकालना है एवरेज। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला हम लोग लिख के रखे हैं। फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स, जितने साल की बात कर रहा है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना, इसको लिख लो। मतलब तो 2 लाख प्लस ये ब्रैकेट है तो माइनस था ये ना, तो माइनस लगेगा, माइनस 3 लाख। देखो करना सम होता है, बट किसी साल अगर लॉस देगा तो माइनस लगाना पड़ता है फोर्सफुली। बाकी ये पुट करना 4 लाख जो तुमने अभी निकाला है आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, अब आता है नेक्स्ट 4th ईयर एंड लास्ट, अपॉन में 5 साल की बात क्या है ना, तो 5। कुछ सॉल्व किया इसको, कितना आएगा, हम ही करते हैं। अच्छा 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 440 260 माइनस 3 लाख, ये आएगा 10 लाख। 10 लाख ऊपर आएगा अपॉन 5, सॉल्व किए तो 2 लाख आया। ये जो 2 लाख आया इसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। ध्यान देना, अभी हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाला है, हमें निकाला अल्टीमेटली क्या था, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो निकाल लो फटाक से। तो फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। वहाँ पे मैंने एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बता चुका है, परचेज ईयर मैंने भी कम से कम 5 मिनट समझाया हुआ है इसके पीछे। तो अब मेरा मोटिव न्यूमेरिकल लगाने पे, तो जो भी थ्योरेटिकल बातें थी वो थोड़ा बैक जाके सुन लो एक बार, मैंने क्या बताया हुआ है। सॉल्व किए तो 2 लाख इंटू परचेज ईयर दैट इज 4 दिया था अपना परचेज ईयर, देख सकते हो मैंने पहले से मेंशन किया है। ये सॉल्व करने पे आएगा 8 लाख। ये सारे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं। और बिलीव में एक बच्चा अगर अपना कैलकुलेशन यहाँ शुरू करता है, यहाँ से, क्योंकि ध्यान देना जो मैंने ये सॉल्व किया यहाँ पे ही, ये तुमने एक्चुअली पता क्या किया है, एक टर्म होता है एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट करना आफ्टर कंसिडरिंग द एबनॉर्मलिटीज। तो वो मैंने वहाँ पे ही सॉल्व कर दिया। तो प्रॉफिट तो स्टार्टिंग में दिया था ठीक है क्वेश्चन के दौरान, लेकिन मैंने उसको रीएडजस्ट किया एज पर द रूल्स। अगर एबनॉर्मल लॉस था तो प्लस, एबनॉर्मल गेन तो सॉरी लॉस तो ऐड बैक एंड गेन तो माइनस, ये चीजें करना पड़ता है। उसके बाद सॉल्व किया। मैंने एक सवाल और लिया है और इस सवाल में भी जो हमने पढ़ा है इसका उतना कोई मेजर रोल नहीं है, इसमें सिर्फ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन एक बार देख लो। वो लाइन क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। यहाँ भी तुम्हें निकालना गुडविल ही है 3 टाइम्स। ये पता 3 टाइम्स क्या है, दिस इज ऑल्सो अवर परचेज ईयर, कि तुमको लगता है तुम्हारा प्रॉफिट 3 साल तक वैलिड रहेगा, तो जब भी ऐसी बातें कहे दैट इज योर परचेज ईयर। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड मेंशन कर दिया कि तुम्हें एवरेज प्रॉफिट पे सॉल्व करना है।
बट अब थोड़ा सा अपने इंग्लिश में ध्यान दो, लाइन बोर्ड क्या लिखा है, गुडविल हैज टू बी वैल्यूड ऑन 3 टाइम्स एट द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ प्रीवियस 4 ईयर या फिर क्या लिखा है और 5 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब वो एवरेज प्रॉफिट जो या तो पहले के लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट से निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, या फिर पूरे 5 साल का निकालोगे। तो तुम्हें यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि हम गुडविल निकालेंगे इधर 5 साल के एवरेज के बिहाफ पे, या फिर इधर एंडिंग के 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल के उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, जो दोनों में हायर रहेगा। तो इट्स बेटर इन दोनों इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले चेक तो कर लो कि इन दोनों केस में एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 इयर्स पूरे 5 साल का निकालते हो करो, या एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स की, मतलब लास्ट 4 इयर्स के अकॉर्डिंग कितना एवरेज प्रॉफिट आएगा और लास्ट और पूरे 5 साल कितना आएगा। चेक करो दोनों केस में। हमारे पास प्रॉफिट यहां दे दिया है, इजीली दिया है पूरे 5 साल का। अगर यहां शुरुआत करें लास्ट 4 इयर्स 18, 19, 20, 21, 22, इसमें लास्ट 4 ईयर कौन सा होता है, ये देखो, ये हमारा कहलाएगा लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट, है ना। एंडिंग के 4 साल मतलब लास्ट 4 इयर्स। तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो जरा। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो करना क्या है, वैसे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1,20,000 प्लस 150 प्लस 1,110, इसको सॉल्व कर लो, बस लिख रहे पहले, एंड 2 लाख। इन सबको ऐड करके 4 साल की बात हो रहा है तो 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ सॉल्व करो, अगर यहाँ निकाल दो एवरेज प्रॉफिट तो इसे पूरे 5 साल निकालना है तो पूरा ले लो, 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 150 प्लस 110 प्लस लास्ट के था 2 लाख। इन सबको ऐड कर लो, अपॉन में इस बार 5 लेना, वो नंबर ऑफ इयर्स। बताओ दोनों ही केस में एवरेज प्रॉफिट किसका कितना आ रहा है, दोनों अलग आएगा, कितना आ रहा है, कितना 145, ठीक है, वेरी गुड। और सेकेंड वाले का 142। अब खुद देखो, तुमने एवरेज प्रॉफिट निकाला 2 तरीके से, लास्ट के 4 इयर्स के अकॉर्डिंग, लास्ट के 5 इयर्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कहा था जो हायर आएगा वही मुझे पिकअप करना है गुडविल निकालते वक्त। तो हायर कहाँ दिख रहा है, इधर। तो सिंस इसका एवरेज ज़्यादा आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, एंड अपना जो फर्दर प्रोसेस है गुडविल निकालने का उसको प्रोसीड करेंगे, बट इस वाले एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करके। मतलब यहाँ जब गुडविल निकालोगे बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 4 इयर्स, तो फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ये तुमने निकाला 145 एंड परचेज ईयर टॉप पे दिया था 3, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 4 लाख, कितना आएगा, 4,35,000, 435 आ लिया। देखो बेटा कट तो नहीं रहना, नीचे इतना तो मैंने नीचे लिखा है। देखो हम ना जब बोर्ड पे लिखते हैं बहुत बच्चों को ये कंसर्न रहता है कि बस छोटा लिखते हैं या फिर दिखता नहीं है या फिर बहुत मिक्सअप लगता है। जो लोग नोटिस करते होंगे हम एक एक चीज़ को लिखने से पहले उस वर्ड को बोल भी देते हैं, तो एटलीस्ट सुनो भी कम से कम, तो वो तुम्हें क्लियर होता है वहाँ पे लिखा क्या था। तो मैंने ये बातें यहाँ मेंशन किया है, 4,35,000 लिखे, आंसर मिला भी लो, गलत मत लिखवा देना, ठीक है। अभी हमने आज ये लेक्चर थोड़ा लंबा फिर चला गया, बट लेक्चर लंबा जाने पीछे सिर्फ एक कारण है, मेरा मकसद सिर्फ आ करके 25 मिनट का वीडियो बना करके अपना कंटेंट भर देने का मोटिव नहीं है। हम लोग यहाँ पे सच में सीखने के मोटिव पे बैठे हैं, तो कम से कम एक एक लेक्चर में एक लमसम चीज़ सीख जाओ कि जब यहाँ से जाओ इस लेक्चर खत्म होने के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जान जाओ कि हमने आज सीखा क्या। अभी तो मैंने डिस्कस किया सिर्फ 2 एबनॉर्मलिटीज़ पे गुडविल निकालते हुए बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो भी मैंने और नीचे लिखा है ये तुम्हारे बुक में दिया हो ना दिया हो डजंट मैटर, हम सब पे बात करेंगे और क्वेश्चन जो पिकअप करेंगे वो काम को पिकअप करेंगे। तो फिलहाल इसको उतारना है एंड नेक्स्ट बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
और सबसे इम्पॉर्टेंट ये थर्ड वीडियो हो चुका है। हमें पूरा पर्सनल उम्मीद है कि अभी भी बहुत से बच्चे लापरवाही कर रहे होंगे। सेकेंड चैप्टर शुरू हो जाने के बाद भी जो गलतियां बच्चों ने चैप्टर 1 के टाइम पे किया था, जहां मैंने 25 वीडियो अपलोड किया था, और कितने बच्चे तो प्रॉपर कभी देख ही नहीं पाए कंसिस्टेंसी के साथ। और मैंने कहा था कम से कम वो गलतियां चैप्टर 2 में मत करना, क्योंकि वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जुड़ा हुआ है 3 से 4 से चैप्टर से। तो 2 बिगाड़ दोगे तो 3 4 दिक्कत बहुत करेगा। तो ना होने पे ऐसा नौबत आए तो बेटर क्या है, 2 शुरुआत से सब लोग ध्यान दें। हम लोग अभी बहुत आगे नहीं बढ़ गए, ये थर्ड वीडियो है, आज संडे है। एक बच्चा चाहे तो 2-3 घंटे में या थोड़ा स्पीड बढ़ा करके इस पूरे 3 वीडियो को आज ही देख सकता है, और फिर कल जब आएंगे 4th वीडियो के साथ तो वहाँ वो हमारे साथ चलेगा। इफ़ नॉट भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे रह जाएगा, फिर एट द एंड वही होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना सिर्फ बहुत है, लेकिन हाँ इन सबको लिख के पढ़ना है। बोर्ड पे एक एक वर्ड जो हम लिखते हैं उसको तुम लोग लिखो कॉपी में, कोई बुराई नहीं है, रिकॉर्ड बनेगा। और हम खुद बुक के क्वेश्चन पिकअप करें तो मेंशन कर देते हैं हम टाइटल पे भी, तो वहाँ देख करके पढ़ना है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।